प्रिय मित्रों, एनएलपी कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, शिवाजी के द्वारा अपनाया गया छापा मार युद्ध का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ऑप्शंस हैं स्वयं शिवाजी, मलिक अंबर, महमूद खान, अली आदिल शाह। तो हमारा आंसर है मलिक अंबर। ये अहमदनगर के थे और छापामार युद्ध नीति का प्रवर्तक इन्हें माना जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ और प्रमुख बिंदु हैं, जैसे महाराणा प्रताप छापामार युद्ध का भारत में प्रथम प्रयोगकर्ता थे। सबसे पहले प्रयोग किया था महाराणा प्रताप ने। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी ने छापामार युद्ध या गोरिल्ला युद्ध नीति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार होना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में क्रमशः उत्तरदायी सरकार बनाने की है। ऑप्शंस हमारे पास में हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत सरकार कानून 1858, क्रिप्स मिशन 1942 या अगस्त घोषणा 1917। तो हमारा आंसर अगस्त घोषणा 1917 है। अगस्त घोषणा 1917 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में क्रमशः उत्तरदायी सरकार बनाने की है। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके बारे में कुछ एक पॉइंट है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आधार पर भारत में सर्वोच्च न्यायालय के नाम से एक न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव 1942 का आधार मूलतः द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस एवं मुस्लिम लोगों का समर्थन प्राप्त करना था। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है 3, 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके विरोध में किया? हमारे पास में जो ऑप्शंस हैं वो निम्नलिखित हैं। नमक कानून, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार, भारतीय प्रशासनिक अधिनियम 1919। तो सत्याग्रह सभा का जो विरोध है, ये महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में फरवरी 1919 में किया था। सत्याग्रह सभा के अध्यक्ष स्वयं गांधी जी एवं बीजी हनीमैन इसके उपाध्यक्ष थे। शंकरलाल बैंकर, उमर सोमानी इसके सचिव बनाए गए थे। साथ में कुछ और बिंदु हैं, जैसे 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल दिवस के रूप में मनाया गया। रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया जाता है। 1919 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया था। तो ये भारतीय प्रशासनिक अधिनियम 1919 के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध हैं? तो ऑप्शन हमारे पास में है 1, 2, 3, 5 और हमारा आंसर है 2 प्रकार के। पेज ओरिएंटेशन उस डायरेक्शन को कहा जाता है जिसमें कि एक डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले या प्रिंट किया जाता है। 2 बेसिक टाइप की पेज ओरिएंटेशन होती हैं, पोर्ट्रेट यानी वर्टिकल और सेकंड लैंडस्केप यानी हॉरिजेंटल। MS वर्ड एक वाइडली इस्तेमाल किया जाने वाला कॉमर्शियल वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है। इसे माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन किया है। अच्छा, MS वर्ड को पहली बार 1983 में लॉन्च किया गया था। MS वर्ड को कब लॉन्च किया गया था? 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। तो ऑप्शंस हमारे पास में हैं सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, अरुणा आसफ अली और राम मनोहर लोहिया।
तो भारत छोड़ो आंदोलन में हम जानते हैं भीमराव अंबेडकर जी शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजामती दर्पण। हजामती दर्पण कैसा होता है? ऑप्शन हमारे पास में है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या कोई नहीं। और हमारा आंसर है हजामती दर्पण अवतल दर्पण होता है। हजामती यानी सेविंग करने वाला जो मिरर होता है। अवतल दर्पण का उपयोग चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाने के लिए किया जाता है, जिसका हजामत यानी सेविंग बनाने में सुविधा हो जाती है। अवतल दर्पण के और उपयोग मुख्य रूप से जैसे टार्च, सर्च लाइट हो गई, गाड़ियों के हेड लाइट हैं, दांत और नाक के डॉक्टर द्वारा जो उपचार के टाइम पे, और सोलर कुकर में किया जाता है। इसके अतिरिक्त उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में और स्ट्रीट लैंप में किया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु संख्या बढ़ता है? ऑप्शन हमारे पास में है बीटा कण, अल्फा कण, गामा कण या न्यूट्रॉन। तो परमाणु संख्या बढ़ाने के लिए बीटा का उत्सर्जन जब होता है तो किसी तत्व की परमाणु संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन ए हमारा सही है। इसके अतिरिक्त कुछ और बिंदु हैं, जैसे जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 92 से अधिक हो जाती है, 92 से अगर अधिक परमाणु संख्या हो गई तो क्या होता है कि वे अस्थायी होते हैं। जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 92 या उससे अधिक होती है वे अस्थायी होते हैं। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये नाभिक स्वतः ही अल्फा, बीटा, गामा किरणें उत्सर्जित करने लगते हैं। ऐसे नाभिक जिन तत्वों के परमाणुओं में होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं तथा इन किरणों की उत्सर्जन की घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। गामा किरणें अल्फा एवं बीटा किरणों के बाद ही उत्सर्जित होती हैं। सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा, बीटा और गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद अंततः सीसा में बदल जाते हैं। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? गामा के कणों की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है? ऑप्शन हमारे पास में है यकृत, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो पूर्ण पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में होता है। ऑप्शन सी सही है हमारा। और देखा जाए तो मानव भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरती है। कौन कौन सी 5 हैं? अंतर्दहन, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग। छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है, जिसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं? जैसे इरिप्शन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज। ये 5 रस छोटी आंत की दीवारों से निकलते हैं। पचा हुआ भोजन जब खून में पहुंचता है उसे अवशोषण कहते हैं, और भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना ही स्वांगीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? सेरिब्रम ऑप्शन हमारे पास में है पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं। तो जो सेरिब्रम है वो मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में फोर ब्रेन कहते हैं, फोर ब्रेन में सेरिब्रम मस्तिष्क पाया जाता है। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों से मिलकर बना होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल यानी क्रेनियन में बंद रहता है। मस्तिष्क किससे बंद रहता है? क्रेनियन से। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। फोर ब्रेन जो है वो हमारा, फोर ब्रेन में जो सेरिब्रम है वो सबसे विकसित भाग है। सेरिब्रम के ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं तथा इसमें विश्लेषण एवं समन्वय होता है। सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। तो प्रमस्तिष्क एवं डाईएनसीफेलॉन अग्र मस्तिष्क के ही भाग होते हैं। मेंडुला पोन्स एवं अनुमस्तिष्क, मेंडुला पोन्स और अनुमस्तिष्क ये पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं। मध्य मस्तिष्क की बात करें तो मध्य और पश्च मिल करके
मस्तिष्क स्तंभ यानी ब्रेन स्टेम का निर्माण करते हैं। तंत्रिका कोश ही सूचना संवहन की इकाई है। तंत्रिका कोश सूचना संवहन की इकाई है। कोश कला के अंदर और बाहर सोडियम आयंस और K+ घुलनशील अवस्था में विद्यमान रहते हैं। ये प्रमुख बिंदु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन हमारे पास में है प्रोटीन, काइटिन, सेलुलोज या वसा। तो कवक की कोशिका भित्ति हमारी काइटिन तत्व से बनी होती है। अच्छा, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। पौधों के लिए सबसे खतरनाक कवक रस्ट और स्मट हैं। तो रस्ट और स्मट सबसे खतरनाक कवक हैं। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर रीड राइट मेमोरी के लिए सही है। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन, इस मेमोरी में प्रयोगकर्ता अपने को कुछ देर के लिए स्टोर कर सकते हैं। रीड राइट मेमोरी में प्रयोगकर्ता अपने को कुछ देर के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगला है, इसे रैम कहते हैं। नेक्स्ट है, या कंप्यूटर की बेसिक मेमोरी भी है। और अगला ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसके जो सही आंसर है वो उपर्युक्त सभी है, यानी घा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फेमा का पूर्ण रूप है। तो फेमा का पूर्ण रूप क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन हमारे पास में 4 हैं, इनमें से फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? ऑप्शंस हैं हमारे पास में सर ऑसबर्न, सर जेम्स टेलर, सर CD देशमुख और सर बेनेगल रामाराव। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन कन्फ्यूज़न कर रहे हैं, सर ऑसबर्न और सर CD देशमुख। तो अब यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की बात कर रहा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ऑसबर्न थे, किंतु भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। तो अगर प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा गया होता तो CD देशमुख आंसर होता। यहाँ पर ऑप्शन का सर ऑसबर्न सही आंसर है। अच्छा, जेम्स टेलर और सर बेनेगल रामाराव। तो सर बेनेगल रामाराव जो हैं ये आपके 1949 से 1957 तक RBI के गवर्नर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत और डी जापान। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण भारत ही है। अमेरिका और जापान तो विकसित देश हैं, तो इनकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या विकसित अर्थव्यवस्था। चीन साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जब किसी भी कामगार की सीमांत उत्पादकता शून्य हो तो वह उदाहरण है। ऑप्शन है चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। तो हमारा आंसर है छिपी हुई बेरोजगारी, ऑप्शन सी। क्या होता है कि छिपी हुई बेरोजगारी ऐसी स्थिति है जब श्रमिक बाहर से तो लगता है कि श्रम कर रहे हैं, किंतु वास्तव में उन श्रमिकों के कार्य से कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती। अर्थात सीमांत उत्पादकता कैसी होती है? शून्य हो जाती है। यही पूछा गया है। कुछ और बिंदु हैं, जैसे किसी भी उत्पादन क्षेत्र से यदि कुछ श्रमिकों को कार्य से हटाने पर भी कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़े तो ऐसे श्रमिकों को ही छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। विकसित देशों में चक्रीय बेरोजगारी एवं विकासशील देशों में संरचनात्मक बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 3, जैसे कि मोस्टली दिखाई पड़ते हैं, 3 ही शेर तो दिखाई पड़ते हैं। 4 ऑप्शन भी है, 2 भी है और 1 भी है। 3 हमें दिखाई पड़ते हैं किंतु सिंह होते हैं 4।
राष्ट्रीय प्रतीक में। जो एक सिंह है वो दिखता नहीं है सामने से। क्वेश्चन 18, किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? अंतकालीन यानी इंतरिम संसद के रूप में। ऑप्शंस देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, दूसरा ऑप्शन 26 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1950 या 24 जनवरी 1950। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन डी है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 से संविधान का इंतरिम यानी अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। अच्छा, और भी कुछ बिंदु हैं, जैसे कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संविधान सभा का निर्माण हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946, 1946, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद को प्रत्येक के समक्ष रखवाते हैं? तो कौन रखवाते हैं? ऑप्शंस हमारे पास में हैं। ऑप्शन का भारत का राष्ट्रपति, खा लोकसभा का अध्यक्ष, गा भारत का प्रधानमंत्री या घा संघीय वित्त मंत्री। तो हमारा आंसर होना चाहिए भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं। इसके प्रमुख बिंदु और भी हैं, जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 किस आर्टिकल में? आर्टिकल 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्षों पर वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसी प्रकार आर्टिकल 243, 243 आई और वाई, इसमें क्या होता है? इनमें जो है राज्यपाल 5 वर्षों पर राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। ये प्रमुख बिंदु हमें याद रखने चाहिए। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न क्या है? ऋतुएं क्यों होती हैं? ऑप्शंस हैं, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, खा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण, गा पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण और घा पृथ्वी की आकृति के कारण। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर हमारा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो परिभ्रमण करती है, ये सही ऑप्शन है। हालांकि अक्ष पर झुकाव और आकृति और घूर्णन, अक्ष पर घूर्णन जो होता है, इनका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, पर ऋतुएं मुख्य रूप से पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की वजह से प्रभावित होती हैं या आती हैं। क्या होता है? पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण ही ऋतुएं आती हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन रात का होना, अक्ष पर घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन रात का होना। दिन रात मौसम बदलने का या ऋतुएं बदलने का कारण है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करना। ये हमारा मौसम या ऋतुएं। कुछ और पॉइंट हैं, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.9 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है और पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमण 365.26 दिन में पूरा कर लेती है। अगला प्रश्न है, अच्छा एक और पॉइंट भी है, जैसे सूर्य का सबसे कम समय में परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है पूछ लिया जाए तो बुध ग्रह है। और कितने दिनों में ये परिक्रमण पूरा करता है? तो 88 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ शासित प्रदेश दादर नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच में स्थित है? ऑप्शन का है आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश,
खा है गुजरात व मध्य प्रदेश, गा मध्य प्रदेश व गुजरात, घा पृथ्वी की आकृति के कारण। खैर, तो हमारा जो आंसर है वो होना चाहिए गुजरात और महाराष्ट्र, जो कि इसमें है नहीं। इसका मतलब मिसप्रिंटिंग हो गया है। गुजरात और महाराष्ट्र इसका आंसर होना चाहिए। लिख देता हूँ, ये घा काट करके गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में हमारा आंसर होगा गुजरात और महाराष्ट्र। संघ शासित प्रदेश दादरा तथा नागर हवेली। अच्छा, कुछ पॉइंट है, जैसे संघ शासित प्रदेश जो है दादर और नागर हवेली, इसे दमन और दीव के साथ जोड़ करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। कब बनाया गया है? ये 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 को क्या किया गया? दादर और नागर हवेली और दमन दीव को जोड़ करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसकी राजधानी क्या है? सिलवासा। सिलवासा। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। तो इस समय 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय यानी भारत का वह हिस्सा जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो उस हिस्से में सबसे बड़ी नदी हमारी है गोदावरी। ये हमारा सही आंसर है। इसे वृद्ध गंगा भी कह देते हैं। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। ओके, सुमेलित कीजिए। करते हैं। एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और किस नदी पर हैं, उनसे हमको इनका मिलान करना है। पहला है इडुक्की। इडुक्की किस नदी पर है? तो पेरियार नदी से इसको मिलाइए। सेकंड है माता टीला, ये बेतवा नदी पर है, बहुउद्देशीय परियोजना। थर्ड है नागार्जुन, नागार्जुन कृष्णा नदी पर है। और फोर्थ है पोचमपाद, ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, अभी हमने पढ़ा था गोदावरी, इससे मिलाना है। खैर, अगला क्वेश्चन हमारे पास में, अफ्रीका में आयोजित नौसेना अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2021 में किस भारतीय जहाज़ ने हिस्सा लिया? ऑप्शन हमारे पास में निम्नलिखित हैं। INS तबर, INS तलवार, INS विजय, INS वागशीर। तो हमारा आंसर इसका है INS तलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडलर डीमॉडलर का सामान्य नाम क्या है? तो मॉडेम है। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।